प्रेरक और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले सोर्स मटेरियल से होने जा रही है। सच में। आज हम जिस विषय पर विश्लेषण कर रहे हैं वो है स्टरिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के वॉर किस्से जो देश को हिला गए। बिल्कुल। और ये सोर्सेज पढ़ने के बाद हाँ, मतलब इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य न सिर्फ इन इतिहास के पन्नों को पलटना या बस किस्से सुनाना नहीं है। हमारा मकसद उन कहानियों के पीछे की उस ठोस, जमीनी और कई बार दिल दहला देने वाली सच्चाई को गहराई से समझना है। एग्जैक्टली क्योंकि अक्सर युद्ध के बारे में पढ़ते हुए ध्यान सिर्फ जीत या हार या आंकड़ों पर होता है। वही तो। पर इन क्रॉनिकल्स को पढ़ने के बाद यह समझ आता है कि असली कहानी उन आंकड़ों के पीछे छुपे इंसानी जज्बे और उस कठोर हकीकत में बसी है। आज हम इसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। ये सच में एक बहुत ही गंभीर और जरूरी विषय है। इन घटनाओं को सिर्फ एक मिलिट्री हिस्ट्री के चश्मे से देखना ना, इनके साथ इंसाफी होगी। सही कहा। इन कहानियों में छुपी हुई जो मनोवैज्ञानिक सच्चाइयां हैं और जमीनी हालात हैं, वो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। एक सैनिक के दिमाग में युद्ध के वक्त आखिर क्या चल रहा होता है? ये एक बड़ा सवाल है। और किन परिस्थितियों में वो ऐसे फैसले लेता है जो किसी भी आम इंसानी सोच की क्षमता से बिल्कुल बाहर होते हैं। आज की इस चर्चा में हम उन्हीं मानसिक और जज्बाती पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे, क्योंकि युद्ध सिर्फ असला बारूद और हथियारों से नहीं लड़े जाते। बिल्कुल नहीं। वो मुख्यतः इंसानी जज्बे, दृढ़ निश्चय और मानसिकता से लड़े जाते हैं। तो इस गहरी चर्चा की शुरुआत युद्ध के बैकग्राउंड से करते हैं। इन क्रॉनिकल्स को पढ़ते हुए एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट सामने आता है। अक्सर ये देखा जाता है कि किसी भी युद्ध की शुरुआत सरहद पर चलने वाली पहली गोली से नहीं होती। हाँ, वो राजधानी में होती है। एग्जैक्टली। वो राजधानी के बड़े शांत और सुरक्षित बंद कमरों में होती है। जब इन सोर्सेज में राजनीति और ग्राउंड रियलिटी का एक तुलनात्मक अध्ययन सामने आता है तो एक अजीब सी खामोशी छा जाती है दिमाग में। आखिर एक युद्ध क्यों होता है? बंद कमरों में बैठे राजनेताओं के पॉलिटिकल प्रेशर और सरहद पर बर्फ में खड़े एक सैनिक की ग्राउंड रियलिटी में जो अंतर है वो बिल्कुल दो अलग दुनिया जैसा लगता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर इन सोर्सेज में दिए गए जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को समझा जाए तो ये अंतर हैरान करने के साथ साथ थोड़ा बेचैन भी करता है। एक तरफ वो लोग होते हैं जो राजधानी में नक्शों पर लकीरें खींच रहे होते हैं। उनके लिए एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक आगे बढ़ना जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा है, इंटरनेशनल रिलेशंस या डिप्लोमेसी का एक मोहरा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मीडिया का ध्यान भी होता है। बिल्कुल, वहां समझौतों की शर्तें होती हैं। पर दूसरी तरफ वो जमीनी हकीकत होती है जहां वो फैसले उतनी आसानी से लागू नहीं होते। हेडक्वार्टर्स में लिया गया एक छोटा सा टैक्टिकल फैसला जब बॉर्डर पर पहुंचता है तो उसका रूप कितना भयानक हो सकता है, ये इन किस्सों में साफ झलकता है। हाँ, जैसे .4875 या टाइगर हिल पर कब्जा करने का ऑर्डर। सही कहा। किसी कमांड सेंटर के लिए ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उस चोटी तक पहुंचने का मतलब मौत, बर्फीले तूफान और आग के दरिये से गुजरना होता है। वही तो। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इन फैसलों के पीछे की राजनीति को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। राजनीति की और डिप्लोमेसी की अपनी एक अलग कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, लेकिन उस हाई लेवल दबाव और ग्राउंड जीरो की कड़ी हकीकत के बीच की जो खाई है ना, वही इन क्रॉनिकल्स को इतना दर्दनाक बनाती है। यही सबसे बड़ा मुद्दा है आज के विश्लेषण का। और चूंकि राजनीति के अपने दायरे हैं, इसीलिए जब इन क्रॉनिकल्स को पढ़ा जाता है तो नजरिया हेडक्वार्टर से हटकर सीधे सरहद पर यानी ग्राउंड जीरो पर आ जाता है। नजरिया बदलना जरूरी है। अगर युद्ध को सिर्फ एक सैनिक की नजर से देखा जाए तो सच्चाई कितनी अलग होती है। वहां ना कोई नरम कुर्सी होती है, ना कोई सुरक्षित दीवार। वहां सिर्फ एक जमा देने वाली ठंडी जमीन होती है और सामने सांस रोके खड़ा दुश्मन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण रेजांगला है। बिल्कुल। इन सोर्सेज में 1962 के रेजांगला के युद्ध का बहुत ही विस्तार से जिक्र किया गया है। मेजर शैतान सिंह और उनकी 13 कुमाऊं की 40 कंपनी के सिर्फ 120 जवानों का सामना हजारों की गिनती में दुश्मन से था। हजारों से? हाँ। हेडक्वार्टर से शायद ऑर्डर था होल्ड द लाइन, पर उस लाइन को होल्ड करने का जमीनी मतलब क्या था? वहां -30 डिग्री टेम्परेचर में जब हथियार भी ठंड से जम रहे हों, तब उन जवानों ने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। ये सच में रोंगटे खड़े करने वाला वाकया है। और यहां बात सिर्फ बड़े ऑफिसर्स की नहीं हो रही है। इन सोर्सेज में उन गुमनाम नायकों की कहानियां भी हैं जिनके नाम कभी अखबार की हेडलाइंस में नहीं आए। रेजांगला का उदाहरण युद्ध के इतिहास में एक मिसाल है। जब उस युद्ध का विश्लेषण किया जाता है
तो सबसे रोचक और प्रेरक बात उन्हीं गुमनाम नायकों यानी अनसंग हीरोज के अस्तित्व की ही होती है। इतिहास के पन्नों में अक्सर बड़े जनरल्स और कमांडर्स को जगह मिलती है, लेकिन इन क्रॉनिकल्स को पढ़ते हुए एक ठोस सच्चाई सामने आती है कि युद्ध आखिर में वही आम सैनिक जीतता है जो आखिरी मोर्चे पर गोलियां खा रहा होता है, वही जो जमीन पर लड़ रहा है। एग्जैक्टली ऐसे कई अनसंग हीरोज हैं जिनका काम दुश्मन को मारना नहीं बल्कि अपनी टुकड़ी को जिंदा रखना होता है। मिसाल के तौर पर किसी भारी युद्ध में एक नर्सिंग असिस्टेंट या एमो कैरियर के रोल को ही देख लीजिए, जिनका रोल काफी बार ओवरलुक हो जाता है। हाँ, जब आसमान से आर्टिलरी शेल्स गिर रहे हो और आगे वाली पोस्ट पर गोला बारूद खत्म हो रहा हो, तब एक गुमनाम सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना रेंगते हुए शायद खुद घायल होने के बावजूद आगे तक सप्लाईज पहुंचाता है। बिना उस सप्लाई के आगे वाले जवान तो ऐसे ही हार जाएंगे। बिल्कुल, उसकी इस अकेले की कोशिश की वजह से ही वो छोटी सी टुकड़ी दुश्मन को रोके रखती है। उस सैनिक को शायद कोई बड़ा मेडल ना मिले, उसकी तस्वीर टीवी पर ना आए, पर उस रात उसने पूरे युद्ध का नतीजा तय कर दिया था। ये एक बहुत ही गहरी बात है। वो एक आम नागरिक की तरह आर्मी में शामिल होता है, लेकिन ग्राउंड जीरो की वो मिट्टी, वो बर्फ और वो गोलियों की आवाजें उसे एक ऐसी शख्सियत में बदल देती हैं जिसका बलिदान शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। ये सब सुनते हुए भी मन भर आता है। और इस सब के बीच इन क्रॉनिकल्स में जिन एक्सट्रीम कंडीशंस का जिक्र किया गया है वो किसी को भी अंदर तक हिला सकती हैं। कंडीशंस तो सच में एक्सट्रीम होती हैं। आम जिंदगी में ठंड के मौसम में लोग अपने घरों में हीटर्स के सामने बैठकर भी सर्दी की शिकायत करते हैं, पर यहाँ बात -40 या -50 डिग्री टेम्परेचर की हो रही है, जो कि नॉर्मल इंसानी क्षमता से बाहर है। बिल्कुल। सियाचिन ग्लेशियर या कारगिल की चोटियों पर बिना ठीक से सोए, बिना गर्म खाने के लगातार हफ्तों तक तैनात रहना, एक इंसान का शरीर इस तरह के टॉर्चर के लिए बना ही नहीं है। सही कहा। लेकिन इन क्रॉनिकल्स में ऐसे नामुमकिन माने जाने वाले मिशंस का जिक्र है जिन्होंने मेडिकल साइंस और दुश्मन दोनों को हैरान कर दिया। टोलोलुइंगवा टाइगर हिल को ही ले लीजिए। 18,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन लेवल आम जगहों के मुकाबले आधा होता है, और वहां चढ़ना भी सीधी चट्टान पर होता है। हाँ, वहां रात के घने अंधेरे में एक खड़ी चट्टान पर चढ़ना, सामने दुश्मन ऊपर बैठा लगातार हैवी मशीन गन से फायर कर रहा है और जवानों के पीठ पर भारी इक्विपमेंट है। लॉजिक कहता है कि ये एक सुसाइड मिशन है, ये नामुमकिन है, फिर भी इस टास्क को पूरा किया गया। आखिर एक इंसान का शरीर इस नामुमकिन चोटी को कैसे फतह कर लेता है, ये समझना बहुत मुश्किल लगता है। ये नामुमकिन मिशंस मानव विज्ञान और इंसानी क्षमता के बीच का एक बहुत बड़ा अध्ययन है। जब किसी टास्क को नामुमकिन माना जाता है तो इसका सीधा अर्थ ये होता है कि इंसानी शरीर और दिमाग की एक सीमा तय कर दी गई है कि इसके आगे जिस्म साथ नहीं देगा। सही कहा। आम हालात में इतनी ऊंचाई पर इतनी ठंड में शरीर नेचुरली शटडाउन होने लगता है, दिमाग हेलुसिनेट करने लगता है और थकान से नसें फटने को हो जाती हैं। पर एक सैनिक की साइकोलॉजी वहां इस फिजियोलॉजिकल हद को पार कर जाती है। ये कैसे होता है एग्जैक्टली? इस फिनोमेना को समझने के लिए सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, हाइपर फोकस और सबसे जरूरी भाईचारा या ब्रदरहुड की अहमियत को देखना होगा। जब एक जवान उस खड़े चट्टान पर चढ़ रहा होता है ना, तो उसके दिमाग में सर्दी या नींद नहीं होती। वो इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि उसका साथी उसके आगे और पीछे चल रहा है। वो अपने साथी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। रेजिमेंटल इज्जत यानी नाम, नमक और निशान की जो डीप रूटेड ट्रेनिंग होती है वो थकान पर हावी हो जाती है। यानी दिमाग बॉडी को ओवरराइड कर देता है। बिल्कुल, दिमाग शरीर के हर उस सिग्नल को ब्लॉक कर देता है जो दर्द या हार मानने का इशारा करता है। ये नामुमकिन मिशंस मिलिट्री एकेडमीज में इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये साबित करते हैं कि जब मानसिकता मजबूत हो तो मानव शरीर मौत और प्रकृति दोनों की तय की हुई हदों को तोड़ सकता है। ये हाइपरफोकस एक फायरिंग फाइट के बीच तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन क्रॉनिकल्स में उन महीनों लंबी खामोशियों का भी जिक्र है जो सियाचिन जैसी जगहों पर होती हैं। हाँ, वो आइसोलेशन काफी खतरनाक होता है, जहां गोलियां नहीं चलती, बस हवा की आवाज होती है और सफेद बर्फ का एक लंबा समंदर होता है। वहां इंसान का दिमाग चिड़चिड़ा हो सकता है, आइसोलेशन उसकी जान ले सकती है, और ऐसे में अगर वो सरवाइव कर भी ले तो उसकी कोई ना कोई भारी कीमत तो जरूर चुकानी पड़ती होगी। कीमत तो चुकानी पड़ती है, और ये कीमत सिर्फ शारीरिक नहीं होती। इन क्रॉनिकल्स में जज्बाती बलिदानों का जो जिक्र है वो और भी ज्यादा गहरा है। युद्ध सिर्फ मैदान पर चलने वाली गोलियों तक सीमित नहीं होता, युद्ध एक इंसान के दिल के भीतर भी लड़ा जाता है। दिल के भीतर का युद्ध सबसे बड़ा होता है। अपने घर से दूर, परिवार,
नई शादी, छोटे बच्चे जिन्होंने ठीक से शायद पापा बोलना भी नहीं सीखा है, इन सबको पीछे छोड़कर आना और फिर सिर्फ ड्यूटी ओवर एवरीथिंग को चुनना। ये जज्बाती जंग एक सैनिक हर दिन लड़ता है। उस जेब में रखी परिवार की चिट्ठी और हाथ में पकड़ी राइफल के बीच का जो सफर है वो आसान नहीं हो सकता। इस पहलू को समझना युद्ध की असली कीमत को समझना है। जब एक सैनिक अपनी ड्यूटी पर जाता है तो वो सिर्फ एक वर्दी नहीं पहनता, वो अपने सारे व्यक्तिगत जज्बातों, सपनों और आम जिंदगी की चाहतों को एक बक्से में बंद करके जाता है। एक तरह से अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को पीछे छोड़ देता है। सही कहा। युद्ध भूमि में उसके पास जेब में घर से आई एक चिट्ठी, शायद बच्चे का कोई आधा अधूरा बनाया हुआ स्केच या नई पत्नी की तस्वीर होती है। वो अंदर से उतना ही आम इंसान है जितना कोई और। उसके भीतर भी घर लौटने की उतनी ही तड़प होती है। बिल्कुल। पर ड्यूटी को इन सब से ऊपर रखने का जो दर्द और जज्बा है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा एक्सट्रीम तब होता है जब मौत बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो जाती है। इन क्रॉनिकल्स में इसका कोई खास जिक्र है? हाँ, इन क्रॉनिकल्स में 5 सेकंड के उन फैसलों का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है जो पूरी जंग का रुख बदल देते हैं। जैसे अगर सोचा जाए कि कारगिल में एक बंकर क्लियर करते वक्त अचानक दुश्मन एक ग्रेनेड फेंक देता है। बाप रे! उस 5 सेकंड में दिमाग कितनी तेजी से काम करता होगा। जिंदा रहने की आदत, घर वापस जाने की ललक, परिवार का चेहरा, सब 1 सेकंड में सामने आता है। लेकिन उसके अगले ही सेकंड वो सैनिक खुद को उस ग्रेनेड पर गिरा देता है ताकि उसके बाकी साथी बच सकें। ये फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा लगता है। वही तो, ये 5 सेकंड का फैसला कोई डेलिब्रेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होता। ये उसकी सालों की ट्रेनिंग, उसके जज्बाती बलिदान और उसके एम्पैथी यानी अपने साथियों के प्रति गहरे प्रेम का आखिरी नतीजा होता है। सही कहा। कैप्टन विक्रम बत्रा या मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानियां इस बात का प्रतीक है। कैप्टन बत्रा का ये दिल मांगे मोर कहना और फिर अगले बंकर पर चार्ज कर देना, ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। ये वो आखिरी 5 सेकंड थे जहां उन्होंने अपनी जान से बढ़कर देश और ड्यूटी को चुना। बिल्कुल सही उदाहरण है। और इन घटनाओं से एक और बहुत ही आश्चर्यजनक पॉइंट निकल कर आता है इस विश्लेषण में। इन क्रॉनिकल्स को पढ़ते हुए ध्यान इस बात पर जाता है कि अक्सर ये सोचा जाता है कि जंग सिर्फ दुश्मन के खिलाफ लड़ी जाती है। लेकिन यहां जो सच्चाई सामने आती है वो ये है कि असली जंग दुश्मन के खिलाफ उतनी नहीं होती जितनी कि अपने ही डर, अकेलापन, कंफ्यूजन और मौत के भय के खिलाफ होती है। ये बहुत डीप ऑब्जर्वेशन है। जब चारों तरफ धुआं हो, दुश्मन का फायर लगातार आ रहा हो, रेडियो कम्युनिकेशन टूट चुका हो और कमांडर घायल हो चुका हो, तो पैनिक होना नॉर्मल है। हाँ, तब जो दिमाग में कंफ्यूजन और पैनिक का माहौल बनता है, उसके खिलाफ निडर खड़े रहना शायद दुश्मन की गोली से भी बड़ी चुनौती होती है। इस मानसिक युद्ध को समझना बेहद जरूरी है। डर एक बहुत ही स्वाभाविक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता कि मौत को सामने देखकर उसे डर नहीं लगता। कोई भी नहीं कह सकता। जब आर्टिलरी शेल्स गिरते हैं तो जमीन कांपने के साथ साथ इंसान का अंदरूनी वजूद भी कांप उठता है। लेकिन मिलिट्री ट्रेनिंग और जज्बा उस डर को हावी नहीं होने देता। मतलब साहस का डर ना होने से कोई लेना देना नहीं है। सही पकड़ा। साहस का अर्थ ये कभी नहीं होता कि डर लगी नहीं रहा है, बल्कि साहस का असली अर्थ ये है कि डर के बावजूद अपने कदम पीछे ना हटाना। बिल्कुल। जब सिचुएशन पूरी तरह से केओटिक हो, फॉग ऑफ वॉर में, जब किसी को नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, तब अपने अंदर उठने वाले उस पैनिक को दबाना, अपने दिमाग को शांत रखना और अपने साथी के लिए आगे बढ़ना, वही सबसे बड़ी जीत होती है। वही टर्निंग पॉइंट होता है किसी भी बैटल का। हाँ, इन आर्मी क्रॉनिकल्स में बार बार यही देखने को मिलता है कि भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले अपने डर पर काबू पाया, अपनी मानसिक जंग को जीता और उसके बाद ग्राउंड पर जाकर दुश्मन को धूल चटाई। डर और अनसर्टेनिटी के बीच खड़े रहने का वही अटूट आत्मविश्वास ही है जो एक युद्ध का नतीजा बदल देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है जो इन क्रॉनिकल्स को आम नागरिकों के नजरिए से देखता है। ये वॉर किस्से, ये बर्फीली चोटियां और ये गोलियों की आवाजें सुनने में भले ही सरहद की कहानियां लगती हैं, पर इनमें आम जिंदगी के लिए यानी सिविलियंस के लिए सीख का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। बिल्कुल छिपा है। अक्सर लोग इन क्रॉनिकल्स को पढ़कर सिर्फ सैनिकों की तारीफ करते हैं और किताब बंद कर देते हैं, लेकिन उन कहानियों के कोर में जो डिसिप्लिन, लीडरशिप और करेज के गुण हैं, क्या वो हमारी आम रोजमर्रा की जिंदगी में लागू नहीं होते? होते हैं, बहुत गहराई से होते हैं। एक कॉर्पोरेट जॉब में प्रोजेक्ट फेलियर का क्राइसिस हो, कोई छोटा व्यापार डूब रहा हो, या फिर जिंदगी में कोई पारिवारिक संकट आ गया हो। क्राइसिस तो सबकी लाइफ में आते हैं। हाँ, तो ये सीख हर जगह प्रासंगिक है।
अगर इन पन्नों से निकली सीख को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया गया तो इन क्रॉनिकल्स को पढ़ने का असली मकसद शायद पूरा नहीं होता। इस पर एक एक्सपर्ट का नजरिया क्या कहता है? मैं मानती हूं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस चर्चा का। ज्ञान चाहे कितना भी प्रेरक हो, अगर उसे व्यवहारिक रूप से जिंदगी में ना उतारा जाए तो उसका असर कम हो जाता है। एक आम इंसान की जिंदगी में भी रोज छोटी छोटी जंगें होती हैं। बिल्कुल। और इन क्रॉनिकल्स से सबसे पहली और सबसे ठोस चीज जो सीखी जा सकती है वो है डिसिप्लिन, यानी अनुशासन। मोटिवेशन या जोश हमेशा एक शुरुआत दे सकता है, लेकिन मोटिवेशन लगातार नहीं टिकता। जोश हमेशा हाई नहीं रह सकता। वही तो, जब मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब अनुशासन ही होता है जो सैनिक को -40 डिग्री में खड़ा रखता है। आम जिंदगी में भी जब लक्ष्य धुंधला लगने लगे और थकान हावी हो जाए, तब यही अनुशासन एक इंसान को अपने काम पर डटे रहने की ताकत देता है। और लीडरशिप के बारे में क्या सीख मिलती है? दूसरी सीख लीडरशिप की ही है। इन क्रॉनिकल्स में साफ देखा गया है कि बड़े ऑफिसर्स और कमांडर्स पीछे छिपकर ऑर्डर नहीं देते, वो आगे आकर गोलियां खाते हैं। आम जिंदगी में चाहे कोई ऑफिस की टीम को लीड कर रहा हो या अपने घर को, आगे आकर जिम्मेदारी लेना और अपने लोगों के साथ खड़ा रहना ही असली लीडरशिप है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला 5 सेकंड का क्राइसिस आए तब पैनिक करने के बजाय सही और कठिन फैसला लेने का साहस दिखाना। एक आम नागरिक जब इन आर्मी वैल्यूज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है, तब वो अपने हर मैदान में एक नायक बन सकता है। इन क्रॉनिकल्स का इस तरह से विश्लेषण करने के बाद एक अजीब सी शांति और भीतर एक बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है। इन वॉर किस्सों पर चर्चा करने का मकसद कभी भी किसी दुश्मन देश या किसी भी व्यक्ति के प्रति नफरत पैदा करना नहीं था और ना ही है। बिल्कुल नहीं। इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति के उस शुद्ध और निस्वार्थ जज्बे को जगाना है। उस वर्दी और उसके पीछे छुपी सालों की कठोर मेहनत, पसीने और खून के प्रति एक गहरा सम्मान व्यक्त करना है। सम्मान बहुत जरूरी है। वो यूनिफॉर्म सिर्फ हरा या चितकबड़ा कपड़ा नहीं है, वो देश के उन हजारों गुमनाम नायकों के बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने अपने आज को देश के कल के लिए कुर्बान कर दिया और बदले में कभी अपने नाम की शोहरत नहीं मांगी। ये गहरी चर्चा उस वर्दी, उस जज्बे और उस अटूट सम्मान को ही समर्पित है। और इस सब पर विचार करते हुए मन में बस एक ही सवाल रह जाता है, जब एक देश शांति से सोता है तब सरहद पर चलने वाली उस एक सांस की कीमत क्या होती है जो किसी ने खामोशी से देश के लिए छोड़ दी? क्या उस एक बलिदान को हम कभी सच में समझ पाएंगे?